नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। इस राजवाड़ा से रेसिडेंसी कॉलम के लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार सुनील जी। अरविंद जी, इस बार जो आपने खबर लिखी है, जो कॉलम लिखा है, उसमें सबसे पहले अमित शाह और शिवराज सिंह चौहान की मुलाकातों का जिक्र किया है और साथ में ये लिखा है कि मुलाकात मूर्त रूप क्यों नहीं ले पा रही है, तो उसको जरा विस्तार से बताइए। देखिए, अमित शाह के साथ ये जो मुलाकात है शिवराज सिंह चौहान की, ये किस कारण हुई ये तो या तो अमित शाह बता सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान बता सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जो दिग्गज राजनेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस मुलाकात को एक अलग रंग देने में लगे हुए हैं। और इन नेताओं की बात पे यदि गौर किया जाए तो ये नेता जो जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं में चल रही है, अगर इनकी बात पे गौर किया जाए तो इनका संकेत उत्तराखंड और कर्नाटक जैसी स्थितियां निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में बनने का है। और जो मुलाकात हुई है उस पे यदि हम गौर करें और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मिजाज पे यदि हम सुनील जी गौर करें तो वो जो निर्णय लेते हैं उस पे अमल में आने में कुछ समय लगता है, महीने 2 महीने लगते हैं। हमने दो स्थितियां देखी, उत्तराखंड की और कर्नाटक की भी स्थिति देखी। कर्नाटक में जब येदुरप्पा दिल्ली से अमित शाह से मिलकर लौटे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं तो विकास के मुद्दे पर चर्चा करने गया था, नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन तब ये अफवाहें सोशल मीडिया पर ये बात सामने आई थी कि जल्दी ही उनका इस्तीफा हो जाएगा और 26 जुलाई को अंततः येदुरप्पा का इस्तीफा हो गया। मध्य प्रदेश को लेकर ये जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वर्किंग स्टाइल है, ये मध्य प्रदेश में क्या संकेत देती है तो समय बताएगा। लेकिन जो चर्चा है, दोनों के बीच की जो चर्चा है, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान गए, 40 मिनट उनकी मुलाकात अमित शाह से भी ताबड़तोड़ लौटे, और क्या एजेंडा था ये किसी के पास नहीं है, तो ये बड़ा चर्चा का विषय है। और ये जो मुलाकात है ये मध्य प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय को लेकर कुछ संकेत तो दे रही। ठीक कहा आपने। निश्चित तौर पर भविष्य की संभावनाओं पर सारे राजनेता और सारे राजनीतिक पार्टी के लोग और उनकी ही पार्टी के लोग कयास लगा रहे हैं। उनका काम है सब करना, कयास लगाना। बहरहाल आपने सही कहा कि एजेंडा क्या है तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान या अमित शाह ही जानते हैं। बहरहाल एकदम अनुशासित माने जाने वाले कप्तान सिंह सोलंकी की भाषा थोड़ी सी बदल गई, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कप्तान सिंह सोलंकी संघ के बड़े अनुशासित स्वयंसेवक रहे और उन चुनिंदा स्वयंसेवकों में है जो जिन्हें गृहस्थ होते हुए प्रचारक बनाया गया था। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो कप्तान सिंह सोलंकी को हमने जिस भूमिका में देखा, ऐसा संघ से भाजपा में आए बहुत कम नेताओं को हम देखते हैं। एक तरह से मध्य प्रदेश में प्रदेशाध्यक्ष कोई भी रहा, संगठन की कमान कप्तान सिंह सोलंकी के हाथों में सालों तक रही और उनका इतना दबदबा था संगठन में कि मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, चाहे उमा भारती रही हो, बाबूलाल गौर रहे हो, शिवराज सिंह चौहान रहे हो, उनकी बात को कोई नकार नहीं सकता। प्रांत प्रचारक स्तर के व्यक्ति थे और क्षेत्र प्रचारक बनने वाले थे। मतलब उनका इतना बड़ा हो रहा था, अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे तो सालों उन्होंने अपने संघ के लिए समर्पित किया। इसी का पुरस्कार उन्हें मिला, पहले राज्यसभा में भेजा गया, बाद में उन्हें जो है राज्यपाल बनाया। हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल उन्हें बनाया गया और उस दौर में भी उनकी मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं दखल मानी जाती थी। लेकिन बाद में उन्हें हरियाणा से त्रिपुरा भेज दिया गया और सेवानिवृत्त वो त्रिपुरा के राज्यपाल के। कहीं ना कहीं कुछ टीस है और कहीं ना कोई ऐसा मुद्दा है जिसके चलते कप्तान सिंह सोलंकी जैसे व्यक्ति को हरियाणा से हटाकर त्रिपुरा भेजा गया था। तो अभी पिछले दिनों जो कप्तान सिंह सोलंकी के जो ट्वीट आए हैं उसने वो मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। आखिर कप्तान सिंह सोलंकी जैसे अनुशासित स्वयंसेवक ने ये ट्वीट क्यों किए? इन ट्वीट के पीछे भाई कप्तान सिंह सोलंकी तो इतने हाई प्रोफाइल लीडर हैं कि वो चाहते तो अपनी बात डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से बोल सकते थे, शिवराज सिंह चौहान से बोल सकते थे, जेपी नड्डा से बोल सकते थे। लेकिन यदि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बात की और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि कप्तान सिंह सोलंकी इन दिनों थोड़े अनमने हैं। हालांकि जानकारी ये मिली है कि दिल्ली और भोपाल यानी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों इस बात की खोज खबर में लगे हैं कि आखिर कप्तान सिंह सोलंकी ने ऐसा क्यों किया।
टीसीएस और इन्फोसिस दो बड़ी कंपनियां देश की आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां, जो बड़ी मान मनोहर के बाद उन्होंने इंदौर में अपना कार्यालय शुरू किया, और उनसे कुछ शर्तें रखी गई थी और उन शर्तों के एवज में बहुत रियायती दरों पर उनको जमीन दी गई थी। तो वो मसला थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, उसके बारे में भी लिखा है आपने। देखिए, टीसीएस और इन्फोसिस को, जो कि विश्व के बहुत बड़े संस्थान माने जाते हैं, जिनकी विश्व के आईटी के परिदृश्य पर, जिनके कारण देश को एक नई पहचान मिली। वर्ल्ड में टीसीएस और इन्फोसिस की वर्ल्ड वाइड पहचान है, और कहीं ना कहीं भारत को भी इस मैप पे, आईटी के मैप पे राष्ट्रव्यापी पहचान दिलाने में इन दोनों संस्थानों का बड़ा योगदान रहा। इन दोनों संस्थानों को मध्य प्रदेश सरकार ने सुपर कॉरिडोर पे बेशकीमती जमीनें बहुत नाम मात्र की दर पे दी थी, और इसके पीछे सरकार का मकसद ये था कि मध्य प्रदेश के जो आईटी सेक्टर के युवा हैं, जो उनको जो है ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। इन दोनों कंपनियों ने कमिटमेंट भी किया था कि हम बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो पाया। तो पिछले दिनों इंदौर के जिला प्रशासन ने दोनों कंपनी से पूछा कि भाई, आपसे जो तय हुआ था वो कितनी शर्तों का आप पालन कर पा रहे हैं, कितने लोगों को आप रोजगार दे पा रहे हैं, और अगर नहीं दे पा रहे तो उसका क्या कारण है। तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिल पाया था। हालांकि एक बात तो बड़ी चर्चा में कि 1.5 साल से कोरोना का दौर है, आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। दूसरी बात ये सामने आई थी कि मध्य प्रदेश के जो पास आउट्स हैं, कंप्यूटर हो या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो, इस तरह के जो जिस तरह का स्टफ चाहिए था इन दोनों कंपनियों को, वो स्टफ नहीं मिल पा रहा है। तो एक चर्चा ये चल पड़ी थी कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार जिला प्रशासन के माध्यम से इन दोनों कंपनियों को जो जमीनें दी गई है उसका एक बड़ा हिस्सा वापस ले ले, जितना उपयोग में आ रहा है वो ठीक है, बाकी वापस ले ले। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों कंपनियों के साथ मध्य प्रदेश सरकार की और जिला प्रशासन की टकराहट है ना, इसका एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा था। भाई, बड़े ग्रुप किसी भी राज्य में बड़ी मुश्किल से जाते हैं और अपनी शर्तों पे जाते हैं, लेकिन टीसीएस और इन्फोसिस ने मध्य प्रदेश सरकार ने जो शर्तें रखी थी उसको माना। हालांकि इसके एवज में उनको रियायती दर पर बेशकीमती जमीनें भी दी गई थी। तो पिछले दिनों मध्य प्रदेश के आईटी मंत्री और एमएसएमई भी जो देखते हैं, ओम प्रकाश सखलेचा, वो इंदौर आए थे और उन्होंने इन दोनों संस्थानों को विजिट किया, और इन दोनों संस्थानों से उन्होंने जानना चाहा कि भाई, जो सरकार से आपका कमिटमेंट है उसको पूरा करने में आखिर दिक्कत क्या आ रही है। तो हम सबके लिए संतोष की बात यह है कि आईटी मंत्री की इन दोनों कंपनियों से चर्चा के बाद इन दोनों कंपनियों ने जिन कारणों से ये रोजगार नहीं दे पा रहे थे उसको स्पष्ट किया, उनको जिस तरह का स्टफ चाहिए उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट किया। तो मुझे लगता है जो आईटी मिनिस्टर से मेरी दोनों कंपनियों की जो विजिट उन्होंने की थी उसके बाद मेरी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको परिदृश्य बदला हुआ मिलेगा। दोनों कंपनियों ने जो कमिटमेंट किया है कोई बड़ी बात नहीं कि उससे ज्यादा संख्या में मध्य प्रदेश के युवाओं को वो रोजगार दे। हाँ, ये भी बात हुई है कि भाई, कंपनियों की जो अपेक्षा है उसके मुताबिक हम मध्य प्रदेश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी आग्रह करेंगे कि वो जो अपने यहाँ बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, इन कंपनियों से भी कंसल्ट करें कि इन कंपनियों की क्या रिक्वायरमेंट है, और यदि अपने करिकुलम को उसी हिसाब से अगर थोड़ा प्लान करेंगे तो मध्य प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन कंपनियों में रोजगार मिल पाए। हम भी उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार इन दोनों कंपनियों में मिले। बहरहाल, भोपाल के पूर्व महापौर रहे आलोक शर्मा, जो कि शिवराज सिंह चौहान जी के भी खास हुआ करते थे, उनकी भूमिका वी.डी. शर्मा ने बहुत अलग तय कर दी। क्या कहते हैं इसको लेकर? देखिए, आलोक शर्मा जो हैं वो बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान के बाएं हाथ माने जाते हैं, और आज से नहीं, छात्र राजनीति के जमाने से, जब छात्र राजनीति में शिवराज सिंह चौहान थे तभी से उनके बड़े खासम खास माने जाते हैं। लेकिन और पिछले दिनों उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। 5 साल वो भोपाल के महापौर रहे, एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं भोपाल से। हालांकि उस चुनाव में वो हार गए थे, और तब आपको ध्यान हो, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि आलोक शर्मा जैसे नेता की हार का मुझे बहुत दुख। हालांकि बाद में पार्टी ने उन्हें महापौर पद का टिकट दिया और महापौर बने, 5 साल भोपाल के महापौर रहे, और भोपाल में विकास के काफी काम उस दौर में हुए। लेकिन पिछले दिनों वी.डी. शर्मा ने अपने जो पदाधिकारियों उनके बीच में कार्य विभाजन किया, तो बड़ा चौंकाने वाला लगा कि आलोक शर्मा जो पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री के खासम खास है, उन्हें किसी संभाग, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इस तरह के किसी बड़े संभाग की जवाबदारी देने, या किसी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा जैसे किसी महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ
महत्वपूर्ण मोर्चा संगठन का प्रभारी बनाने की बजाय झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का उनको प्रभारी बनाया गया। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा निर्णय किस तरीके से हुआ, और ये एक संकेत भी है वीडी शर्मा का कि भाई संगठन तो मैं अपने हिसाब से चलाऊं। बिल्कुल सही कहना। जिस तरह से पूर्ववर्ती अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश भाजपा के, उनसे कुछ अलग छवि बनाने की कोशिश वीडी शर्मा जी इस समय कर रहे हैं। बहरहाल खंडवा लोकसभा चुनाव को लेकर काफी चर्चा है। अरुण यादव का टिकट पक्का माना जाता है। अरुण यादव कमलनाथ से मुलाकात करते हैं, लेकिन कमलनाथ अपने पत्ते नहीं खोलते। तो आपके पास क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, खंडवा से कांग्रेस के टिकट को लेकर काफी गहमा गहमी है। हम अपनी बात पे आए, इसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज सुरेंद्र सिंह शेरा भोपाल में थे और उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा है कि खंडवा से यदि चुनाव जीत सकती हैं तो मेरी पत्नी जयश्री सिंह ही जीत सकती है, उन्हें ही टिकट देना चाहिए। और उन्होंने कमलनाथ से दावे के साथ कहा कि यदि आप सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात कर रहे हैं तो सर्वे में सबसे ज्यादा संभावना मेरी पत्नी के पक्ष में बताई। शेरा बड़े आक्रामक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं, और उन्होंने कहा कि हमें अरुण यादव की उम्मीदवारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अरुण यादव की खंडवा से उम्मीदवारी रोकने की दिशा में ये एक बड़ा अस्त्र शेरा ने चला है। दूसरी बात, हम अरुण यादव की बात करें तो अरुण यादव पिछले सप्ताह दिल्ली में कमलनाथ से 2 बार मिले, और उसके बाद अरुण यादव कुछ आश्वस्त से नजर आ रहे हैं। उनके समर्थक कह रहे हैं कि अब कोई बाधा नहीं है, सक्रिय हो गए क्षेत्र में कि उन्हें टिकट मिल ही जाएगा, इस तरह की बातें चल पड़ी है। लेकिन कमलनाथ अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मेरी तो अरुण यादव से इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं हुई है, ना उन्होंने मुझसे बात की। इसके बाद अरुण यादव थोड़े नाराज भी हो गए थे, वो पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में नहीं पहुंचे। आप कमलनाथ का कहना है कि पहले चुनाव की घोषणा तो हो जाए, फिर हम उम्मीदवारी के बारे में विचार करें। तो ये मतलब अरुण यादव जहाँ ये मान के चल रहे हैं कि मेरा टिकट तय है, वहीं कमलनाथ अभी कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि मेरी तो अरुण यादव से भी बात ही नहीं हुई है, अब वो कह रहे हैं कि अभी चुनाव की घोषणा तो हो जाए फिर उम्मीदवार तय करें। तो बड़ा ये समझ में नहीं आ रहा, गड़बड़ है क्या है आखिर, और क्यों कमलनाथ जो है हर बार एक नया दाव फेंक देते हैं। सही बात है। कमलनाथ राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, समय आने पर अपने पत्ते खोलेंगे। बहरहाल श्योपुर के कलेक्टर, एसपी और जिला पंचायत सीईओ, इन सब लोगों को एकाएक हटा दिया गया। तो क्या बाढ़ के कार्यों में लापरवाही थी, राहत कार्यों में, या कुछ और मामला था? देखिए, शनिवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो इसी संसदीय क्षेत्र से सांसद भी हैं, श्योपुर गए थे, और जो हालात वहां निर्मित हुए वो वास्तव में बहुत अप्रिय थे। लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, उनकी गाड़ी पे कीचड़ फेंका, उनके खिलाफ नारेबाजी। और ये सारे लोग इस जो अतिवृष्टि हुई है जिसके कारण श्योपुर शहर में इतना पानी भर गया था और वहां के पेयजल स्रोत खराब हो गए थे, घरों में गंदगी हो गई थी, कीचड़ भर गया था, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुनासिब नहीं हो पा रही थी लोगों को। और ऐसी स्थिति में प्रशासन जितनी जनता की अपेक्षा थी उस पर खरा नहीं उतर पाया था। तो जो जनता का आक्रोश था वो नरेंद्र सिंह तोमर की यात्रा के दौरान सामने आ गया। बड़ी मुश्किल से फिर नरेंद्र सिंह तोमर उन लोगों के बीच में से उन्हें सुरक्षा कर्मी निकाल कर ले गए। तो कहीं ना कहीं राहत और बचाव कार्य में तो प्रशासन असफल रहा ही था, वहां के कलेक्टर और एसपी पे सीधी इसकी जिम्मेदारी आ रही थी। लेकिन जिस तरह का बर्ताव नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बीजेपी के सीनियर लीडर के साथ हुआ, उसके बाद मुझे लगता है कि सरकार ने तय किया कि कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव और एसपी संपत उपाध्याय को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। एडीएम भी हटा दिए गए हैं, वहां से नगर पालिका की सीएमओ भी हटा दी गई है, और अब मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन आयुक्त नितिन श्रीवास्तव श्योपुर में डेरा डाल के सारे राहत और बचाव कार्य संचालित कर रहे हैं। तो मेरा इस मामले में एक और कहना है कि भाई श्योपुर में राकेश श्रीवास्तव की कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग बिना नरेंद्र सिंह तोमर की रजामंदी के नहीं हुई होगी। और राकेश श्रीवास्तव का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो नीमच कलेक्टर के रूप में हो, चाहे मंत्री राजेंद्र शुक्ला के ओएसडी के रूप में हो, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है कि मतलब टफ जिला माना जाता है श्योपुर, और वहां सरकार ने उन्हें भेजा। तो मेरा आशय है कि जो कमजोर अधिकारी रहते हैं वो कभी भी सरकार के लिए फायदेमंद फौरी तौर पर हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में या जब क्राइसिस की स्थिति होती है तब इस तरह के कमजोर अधिकारी के कारण सरकार को नीचा देखना पड़ता है, और वही श्योपुर के मामले में हुआ। जनता भी नाराज हुई और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता को बदसलूकी का सामना करना पड़ा। शराब सिंडिकेट के दफ्तर में हुए गोलीकांड को लेकर भी कोई ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, शराब सिंडिकेट के दफ्तर में जो गोलीबारी हुई थी और अर्जुन ठाकुर के घायल होने के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें बाद में इंदौर के डीआईजी मनीष कपूरिया ने कहा था कि हमने केपी सिंह और पिंटू भाटिया को भी आरोपी बना दिया।
हालांकि बाद में न्यायालय में जब एक मामला चला और जो आईओ थे विजयनगर थाने के, उन्होंने जो एक पत्र वहां प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने केपी सिंह और एके सिंह और पिंटू भाटिया को अभी तक आरोपी नहीं बनाने की बात कही थी। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है सुनील जी कि मध्य प्रदेश के नेताओं ने तो मदद करने से एके सिंह को इनकार कर दिया, लेकिन जो यूपी के कॉन्टेक्ट है उनके लंबे, यूपी के रहने वाले गाजियाबाद के मैनपुरी, और वहां उनका नेटवर्क है पूरा। तो उत्तर प्रदेश के कुछ नेता जो इन दिनों दिल्ली की राजनीति में बहुत पावरफुल है, उन्होंने न जाने किस माध्यम से इंदौर पुलिस तक अपनी बात, अपना संदेश पहुंचाया। और उसके बाद इंदौर की पुलिस जो पहले दावे के साथ कह रही थी कि एके सिंह और पिंटू भाटिया हालत में गिरफ्तार होंगे, वो बहुत बैकफुट पे नजर आ रही है। तो मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश के तो संबंध काम नहीं आए, लेकिन एके सिंह को इस बार उत्तर प्रदेश के अपने संबंध जरूर काम आए। संबंध कब कहाँ काम आ जाए ये तो आप जानते ही, और वही एके सिंह के साथ हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की चल रही है तो वो है राजेश राजौरा जी। क्या कहते हैं इस पर भी आपने कुछ लिखा है? देखिए, राजेश राजौरा बहुत ही स्मार्ट, टैलेंटेड और इंटेलिजेंट ऑफिसर है, और उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। असल में इस दौर में बहुत सारे अधिकारियों के साथ दिक्कत ये है कि उनका कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन गैप रहता है, वो परेशानी का कारण बन जाता है। एसीएस होम जैसे पद पे बैठा व्यक्ति, एक तो एसीएस होम, वर्तमान समय में एसीएस होम की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है, नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच की क्या स्थितियां वो आपसे छुपी हुई है, एक तो वो महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात कि लगातार पिछले कई महीनों से, एक तो राजेश राजौरा के बारे में ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कहूंगा कि जिस भी विभाग में वो रहते हैं उसमें बहुत ही दमदारी से काम करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके कारण सरकार को कई बार बहुत फायदा मिलता है। अभी एसीएस होम की भूमिका में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, समय देते हैं, उनका लोगों से लाइव कांटेक्ट है, एक अच्छा तालमेल वो बिठा के चल रहे हैं, और दूसरा मेहनती बहुत ज्यादा है। उस सब का के कारण उनकी तूती बोल रही है। जो आदमी इतना सक्रिय रहेगा, जिसके पास होम जैसा पावरफुल विभाग रहेगा, तो इन दिनों मंत्रालय में इकबाल सिंह बेस्ट जो चीफ सेक्रेटरी, उनके बाद अगर सबसे ज्यादा तूती किसी की बोल रही है। अभी आपने देखा अतिवृष्टि के दौर में जो सरकार ने तमाम राहत और बचाव कार्य से संबंधित बड़े फैसले लिए, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं राजेश राजौरा की भूमिका है। और जो सरकार ने टास्क फोर्स बनाया है उसमें भी वो कोऑर्डिनेटर की भूमिका में, तो कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है, उनका जो कम्युनिकेशन है और उनका जो अनुभव है, उसका लाभ सरकार को मिल रहा है। और चूंकि वो ईमानदारी से काम कर रहा है, इसलिए सरकार के ब्लू आइड, और सरकार के ब्लू आइड है तो मंत्रालय में उनकी तूती बोल रही है। एडीजी प्रशासन को लेकर भी आपने लिखा है, क्या उसमें चल रहा है? देखिए, जी श्रीनिवास राव हमारे इंदौर में तो एसएसपी रहे, बाद में डीआईजी रहे, बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन वो इन दिनों अस्वस्थ से हैं। 2 बार ऐसा हुआ कि दफ्तर में एक बार एक मीटिंग के दौरान वो अस्वस्थ हो गए, एक बार फिर अस्वस्थ हो गए, लंबे समय तक उन्हें अवकाश पे रहना पड़ा। तो एडीजी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन बड़ा महत्वपूर्ण पद है और यहाँ बहुत समय देना पड़ता है। तो मेरी जानकारी में आया कि श्रीनिवास राव ने डीजीपी से आग्रह किया कि स्वास्थ्यगत कारणों से मैं यहाँ इतना समय नहीं दे पाता हूँ, अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कोई दूसरी भूमिका दी जाए। अब एडीजी प्रशासन का जो पद है सुनील जी, वो बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, और इस पद के लिए कई एडीजी स्तर के अफसरों की दावेदारी। अब देखते हैं उसमें मुख्यमंत्री की पसंद को तवज्जो मिलती है, डीजीपी की पसंद को तवज्जो मिलती है, या होम मिनिस्टर की पसंद को तवज्जो मिलती है। देखते हैं किसकी पसंद को तवज्जो मिलती है। आप हमेशा की तरह एक सवाल छोड़ के जाते हैं सोचने के लिए, जो दर्शक हमारे शो को देखते हैं, जो पाठक पढ़ते हैं उनके लिए, तो इस बार का सवाल क्या है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हर शो में मैं अपने पाठकों के लिए, अपने दर्शकों के लिए कोई ना कोई एक सवाल में छोड़ता हूँ। वो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड रहता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहता है, और कई कई बार वो जुडिशरी से भी रिलेटेड रहता है। और मेरी अपने दर्शकों से और पाठकों से अपेक्षा रहती है कि वो जो है इस पर अपना ध्यान आकर्षित करें। कई बार आप भी इसमें मुझे सहयोग करते हैं, तो उसी इस बार भी मैंने एक सवाल अपने दर्शकों के लिए छोड़ा, और मेरे दर्शकों से मेरी अपेक्षा है कि वो मैंने जो गेस्ट उनके लिए छोड़ा उसके बाद मुझे बताएंगे कि आखिर ये किससे रिलेटेड। इस बार ये सवाल धार को लेकर है। जी, धार को लेकर है कि धार का नया एसपी कौन होगा, और ये इसलिए चर्चा में है कि धार का नया एसपी कौन होगा, इसको लेकर बड़ी चर्चा है। धार में नया एसपी लिकर किंग मन्ने सिंह की पसंद का होगा, क्योंकि धार
जो इंटरस्टेट लीकर का कारोबार है उसकी दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण जिला है। तो वो लीकर किंग नन्हे सिंह तय करेंगे, या धार के जो इन दिनों के सबसे पावरफुल लीडर है मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, वो तय करेंगे? आखिर कौन तय करेगा कि धार का नया एसपी कौन होगा? हालांकि धार में एक समीकरण और है, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर विक्रम वर्मा भी धार के, लेकिन हाल फिलहाल जो स्थितियां लग रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं नन्हे सिंह की पसंद पर धार के नए एसपी का फैसला। तो देखिए, ये सवाल आपके लिए छोड़ा है अरविंद तिवारी जी ने। अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं, में अंदाजा लगाते हैं, तो सोच कर बताइए। बहरहाल अरविंद जी, बातें मीडिया की जब तक नहीं होगी तब तक ये कॉलम तो अधूरा ही रहेगा। देखिए, मीडिया में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है नई दुनिया के राज्य संपादक सदगुरु शरण और इंदौर के संपादक कौशल किशोर के बीच में जिस तरह की टकराहट चल रही। आप अंदाज लगाइए कि कौशल किशोर जो संपादक है, इंदौर के स्थानीय संपादक, वो अपने स्टाफ की मीटिंग में सदगुरु शरण अवस्थी को लेकर अप्रिय टिप्पणियां करे, तो हालात कितने बिगड़े हुए हैं इसका अंदाज हमको लग रहा है। सामान्यतः स्थानीय संपादक कभी भी अपने जूनियर साथियों की मीटिंग में राज्य संपादक को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। अच्छा, दोनों जागरण समूह से, मतलब दुनिया को जो स्टेट में लीड कर रहे हैं सदगुरु शरण, वो भी जागरण समूह के नुमाइंदे हैं, और कौशल किशोर भी जागरण समूह के नुमाइंदे हैं। और इन दोनों के बीच की टकराहट की स्थिति यह है कि कौशल किशोर अपने जूनियर स्टाफ के सामने, स्टाफ की मीटिंग में सदगुरु शरण के बारे में ऐसी बातें कहते हैं जो सामान्यतः जूनियर के बीच में नहीं कही जाती। विकास राठौर हैं, बहुत ही तेज तर्रार रिपोर्टर हैं, पहले दैनिक भास्कर में भी रहे, प्रजातंत्र में थे, वो अब टीम अभिमान का हिस्सा हो गए हैं, एयरपोर्ट और आरटीओ बीट के विशेषज्ञ माने जाते हैं। विकास तो एक असेट के रूप में उन्हें देखा जाना चाहिए। खुशबू यादव है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक रिपोर्टर, वो जो है पहले केएनएन न्यूज में थी, लेकिन अब वो जो है स्वराज एक्सप्रेस में आ गई, काफी सक्रिय है, तेज तर्रार है। एक खबर दीपिका अग्रवाल को लेकर है कि उन्होंने अब इस क्षेत्र को अलविदा कह दिया, जर्नलिज्म के क्षेत्र को। और इसी तरह की खबर आ रही है शैलेंद्र गुर्जर को लेकर। बड़ा दुखद एक प्रसंग हुआ था पिछले बार, कोरोना दौर में उनकी पत्नी का निधन हो गया था, और वो शायद किसी शासकीय सेवा में थी। तो शैलेंद्र ने अब इस दुनिया को अलविदा कहकर और सरकारी नौकरी में जाने का निर्णय लिया है। तो मीडिया से जुड़ी यही खबरें इस बार प्रमुख खबरें। तो बहरहाल आपने मीडिया जगत की खबरें, प्रशासनिक क्षेत्र की खबरें और राजनीतिक क्षेत्र की सारी खबरें वरिष्ठ पत्रकार, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और राजवाड़ा टू रेसिडेंसी कॉलम के लेखक अरविंद तिवारी से सुनी। निश्चित तौर पर इन सब खबरों का, इन सब तरह के जो शोज हैं, उनका इंतजार आपको बेसब्री से रहता है। हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे अरविंद जी की व्यस्तता की वजह से। बहरहाल अगले शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इस शो को खत्म करें, इसके पहले आपके माध्यम से मैं इंदौर के जो अभिभावक हैं उनसे एक अपील करना चाहूंगा। जी जरूर। पिछले 2-3 दिन पहले एक बड़ा हृदय विदारक हादसा हुआ कि एक शहर के एक स्कूल में पढ़ने वाली 4 बच्चियां जो 12th क्लास में पास आउट होने के बाद अपने पास होने की खुशी में जश्न मनाने गई, एक होटल में उन्होंने पार्टी की, और वहां से लौटते वक्त उनकी कार जो है वो उनके नियंत्रण में नहीं रह पाई, और उसके कारण एक 2 बच्चों को अपने पिता के सर से पिता का साया उड़ गया। उसके बाद में खुलासा हुआ कि उनमें से जो बच्ची गाड़ी चला रही थी वो शराब पी रही थी, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं, और उसके साथ जो 3 लड़कियां थी उन्हें वो छोड़ने जा रही थी, उनको लेकर भी अभी संशय की स्थिति है। तो मेरा इंदौर के तमाम अभिभावकों से आग्रह है कि अपने बच्चों पर पूरी नजर रखें। हम पिछले दिनों कई वाक्य देख चुके हैं। प्रतिष्ठित स्कूल की कक्षा 9 की बच्ची जो है वो अपने मित्र के साथ चली गई, बाद में लौट आई, लेकिन उस दौर में उनके परिजनों ने तो जो भुगता इस शहर ने बहुत भुगता। ये बहुत संवेदनशील शहर है, और इस तरह की घटना होती है तो पूरा शहर उद्वेलित हो जाता है। अभी जो घटना हुई है कि आपने, मतलब मेरा अभिभावकों से प्रश्न भी है कि भाई आपने अपनी बच्ची को, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जो अभी 12th में पास आउट हुई है, उसको आपने गाड़ी क्यों चलाने के लिए दी? दूसरी बात है कि रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक आपकी बच्ची घर नहीं लौट रही है, और आप मतलब आखिर उसको अलाउ कैसे कर रहे हैं? मतलब ये बड़ा वो है। खासकर मेरी उन अभिभावकों से भी अपील है जो इंदौर के बाहर के हैं, जिनके बच्चे यहाँ हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, सुनील जी, उनसे भी मेरा कहना है कि अपने बच्चों पर पूरी वॉच रखें, उनके लोकल गार्जियन से संपर्क कर रहे हैं, जिन हॉस्टल्स में या जहां वो पीजी एकोमोडेशन में रह रहे हैं उनसे पूछताछ करते रहे,
जो स्थानीय अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के मूवमेंट पे, उनके मित्रों पर और उनके खर्चों पर भी नजर रखें। ये एक बड़ा मेरा आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मेरा इंदौर के तमाम अभिभावकों से यह आग्रह है। मुझे लगता है कि ये बहुत प्रॉपर फोरम है जिसके माध्यम से अपनी बात रखी जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा अरविंद जी आपने, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और विचारणीय प्रश्न है माता पिताओं के लिए, जिनके स्कूल में जाने वाले बच्चे अगर शराब पीकर बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं और उनकी लापरवाही की वजह से किसी एक परिवार का चिराग बुझ जाए, 2 बच्चे अनाथ हो जाएं, इससे दुखद घटना क्या हो सकती है। तमाम सारे ऐसे किस्से हैं जिन पर हम बात करते रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस दिशा में अभिभावकों के साथ शासन को भी एक जानकारी लोगों को देना चाहिए और इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अरविंद जी, मैं मुंबई जैसे शहर की बात करता हूँ कि अगर वहाँ ड्रिंक करके रात को कोई गाड़ी नहीं चला सकता, काफी सख्ती से उसकी चेकिंग होती है। तो जो लोग शराब पीते हैं वो अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाते हैं, तो ड्राइवर लेकर जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं। तो ऐसे तमाम सारी चीजें हैं, तमाम सारे रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी जिस तरह से वैभव विलासिता और अपने आप को जो जिस तरह से पश्चिमी संस्कृति की तरफ लेकर जा रही है, तो निश्चित तौर पर एक विचारणीय प्रश्न इस दिशा में सोचा जाना चाहिए। बहरहाल सुनील जी, प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए, आपने जो कहा कि बिल्कुल, एक तो रात में सख्ती से चेकिंग होना चाहिए कि आखिर शराब पीकर कोई व्यक्ति गाड़ी कैसे चला। दूसरा ये कि ये जितने इंदौर शहर के पब और बार हैं, इन पर भी इस बात के लिए इनको भी सख्त हिदायत दी जानी चाहिए कि कैसे कोई स्कूल का बच्चा एक पब में पहुंच जाए और वहां शराब का सेवन करने लगे। तो ये भी इस दिशा में भी पुलिस और आबकारी विभाग को, जिला प्रशासन को पुलिस और आबकारी विभाग के माध्यम से एक असरकारक कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल सही है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का इस तरह की बार और वहां पर प्रवेश वैसे तो वर्जित ही है, लेकिन उनको अलाउ भी नहीं करना चाहिए जो पब के मालिक हैं या बार के ऑनर्स हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी, अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।